एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बीए प्रोग्राम के या बीए ऑनर्स के हो, बस आप अगर सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट हो यानी 4th ईयर के स्टूडेंट हो और हिस्ट्री में 4th ईयर कर रहे हो, तो आपके पास अगर ये सब्जेक्ट है डीएससी में हिस्ट्री ऑफ रीजन्स अर्ली मॉडर्न बंगाल 16 to 18 सेंचुरी, तो जिसके पास भी बंगाल हिस्ट्री अर्ली मॉडर्न बंगाल जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री अगर जिसके पास भी है 16 से 18 सेंचुरी का, तो उसके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं अर्ली मॉडर्न बंगाल के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं क्योंकि दोनों पीडीएफ आपके सामने दिख रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें जिससे सारी नोटिफिकेशन सारी वीडियो टाइम टू आपके पास पहुंचे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो और आपको वहाँ से पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो आप हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बहुत में। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपको मेरी आईडी मेंशन हो रही होगी नीचे, रोमा जायसवाल 148। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट से। तो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है कि रीजनल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ द रीजन्स। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें? रीजनल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, यानी क्षेत्रीय इतिहास के बारे में पढ़ना है। कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो हमारे सिलेबस मतलब हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा क्षेत्र? बंगाल, यानी हमें हिस्ट्री ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ना है। बंगाल क्या है? एक रीजन है ना इंडिया का। तो रीजनल स्टेट्स या कह सकते हो हिस्ट्री, क्षेत्र, एरिया, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा इतिहास है वो केवल राजा और युद्धों की कहानी ही नहीं है, मतलब हिस्ट्री इज नॉट जस्ट ए स्टोरी ऑफ किंग्स एंड वॉर्स, बल्कि ये क्या है, साथ ही समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय विविधताओं का भी अध्ययन है। मीन्स ये क्या है? स्टडीज है किसकी? सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक उसकी। ठीक है, तो क्षेत्र इतिहास जो होता है यानी जो रीजनल हिस्ट्री होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र यानी रीजन, कोई विशेष क्षेत्र, वो कोई भी हो सकता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो हमारे सब्जेक्ट पर बंगाल पे बेस है। ठीक है, तो उसका अध्ययन करना ही क्षेत्र इतिहास कहलाता है। उस क्षेत्र की समाज के बारे में, उस समय उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के बारे में, उस क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताओं को समझना। मीन्स हमारा तो सब्जेक्ट बंगाल पे है, तो हमारा रीजनल जो हमारा क्षेत्र हुआ वो क्या हुआ? क्षेत्रीय इतिहास हमारा हमें बंगाल का पढ़ना है, जिसमें हमें बंगाल की सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में क्षेत्र इतिहास का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भारत एक क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वाला एक कंट्री है जिसमें हमें अलग अलग रीजन्स देखने को मिलते हैं। उसमें से एक है बंगाल, क्योंकि यहाँ हर क्षेत्र की अपनी भाषा है, लैंग्वेज है, अपनी संस्कृति है, कल्चर है और अपनी अपनी आइडेंटिटी है और ऐतिहासिक विकास भी सबका अलग अलग है। इसलिए आधुनिक इतिहास लेखन की अगर हम बात करें यानी मॉडर्न, अगर हम हिस्टोग्राफी की बात करें, मॉडर्न हिस्टोग्राफी की यानी अंग्रेज के टाइम के स्टार्ट से आप कह सकते हो, तो क्षेत्रीय अध्ययन को विशेष महत्व दिया गया है। कब से? मॉडर्न टाइम में क्षेत्रीय इतिहास को महत्व दिया गया है, ये बताने का प्रयास किया गया है। तो देख सकते हो ये मॉडर्न टाइम कब से कब माना जाता है? तो ये 1700 बाद से आप कह सकते हो कि मुगल का अंत हुआ था, औरंगजेब के बाद धीरे धीरे, और क्या है, पुर्तगाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भी अदर कंपनी, पुर्तगाल की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी भारत आ रही थी। तो मुगल टाइम पीरियड 1530 से 1707 था, जब हमारा भारत ऐसे बटा हुआ था। ठीक है, देख सकते हो आप। मुगल टाइम में हमें पढ़ना है उसके बाद का, मुगल टाइम के बाद का जो हमारा टाइम पीरियड था, उस टाइम के पीरियड के बारे में पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है किसके बारे में? हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अर्ली मॉडर्न बंगाल के बारे में पढ़ना है, यानी प्रारंभिक आधुनिक बंगाल। यानी प्रारंभिक आधुनिक बंगाल मतलब यानी आधुनिक, आधुनिक काल कौन सा होता है? जब अंग्रेज आए थे उस टाइम से, यानी जब अंग्रेज आए थे उस टाइम से बंगाल की हिस्ट्री आज तक, ये हमें पढ़ना है। तो प्रारंभिक आधुनिक काल कब माना जाता है? 16वीं से 18वीं शताब्दी को माना जाता है, जिसमें बंगाल जो है वो मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध प्रांत यानी सूबा था। मतलब औरंगजेब का तो अंत हो चुका था, पर औरंगजेब के अंत के बाद जो जैसे कि और भी शासक जो उसके रहे हैं जो इतने कमजोर रहे हैं, बट उस टाइम पे देखो लास्ट तक अंग्रेज आने के कई साल बाद भी क्या है, हमने देखा
कि व्यापार जब हो रहा था तो व्यापारिक दृष्टिकोण से मतलब जो केंद्र में थे वो मुगल ही थे, ठीक है। चाहे कमजोरी थी, चाहे बहादुर शाह जफर के बारे में आपने सुना होगा, है ना, पर थे। तो एक प्रांत के तौर पे उस समय क्षेत्र, क्योंकि मुगल कमजोर होने लगा था तो क्षेत्रीय जो स्टेट्स थे, सूबे थे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग रहे थे धीरे धीरे। तो उसमें था एक बंगाल, जो अभी तक तो मुगल के अंडर में था। अभी बात करेंगे कैसे वो अलग होगा और कैसे कैसे उसकी कहानी है। तो इसमें सबसे पहले जान लो कि जो हमारा बंगाल है, इस बंगाल में आज का बंगाल नहीं आता, पहले का बंगाल, बिहार और आज का उड़ीसा, इन तीनों को मिला दोगे, देखो यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है, तो इसको उस समय हम पूरा बंगाल कहते थे। तो प्रारंभिक आधुनिक बंगाल में क्या आता था, बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था और बंगाल भी आता था, ठीक है। तो यह क्षेत्र अपनी उत्कृष्ट वस्त्र उद्योग, मलमल रेशम के कपड़े और नदी आधारित व्यापार यानी गंगा डेल्टा यहाँ पे जो है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ गंगा डेल्टा है, यहाँ से व्यापार उसका होता था, ठीक है। तो किसके लिए फेमस था, मलमल रेशम के लिए, पूरे विश्व भर में। तो सारे व्यापारी जो आते थे वो आते थे इंडिया और बंगाल में, इस रास्ते से जाके बंगाल से व्यापार करते थे, ठीक है। तो अगर हम बंगाल की बात करें, क्षेत्र की, रीजन की, तो एक आर्थिक और राजनीतिक दोनों इकाई के लिए बंगाल इंपॉर्टेंट रहा है। आर्थिक तौर पे बंगाल में क्या है, बहुत ज्यादा सूती वस्त्र, है ना, मलमल रेशम कपड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना, धान की खेती होती थी, तो यहाँ से क्या है, एक्सपोर्ट होता था माल विदेशों में, ठीक है, व्यापार के माल। और पोर्ट भी था, क्योंकि बंगाल कहाँ पड़ता है, पुणे में पड़ता है, देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, हमें देखने को मिलता है कि बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी होके व्यापार होता था। राजनीतिक इकाई इसलिए थी क्योंकि मुगल कमजोर होने के बाद क्षेत्रीय जो शक्तियां उभर रही थी, उसमें से बंगाल प्रांत था, जिसमें सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी पहली बार आती है, तो पहली बार अपना जो राजनीतिक वर्चस्व बिठाती है हमारे इंडिया में, तो वो बंगाल से ही शुरुआत करती है। तो बंगाल इसलिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और ब्रिटिश ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो मॉडर्न टाइम में आती है, तभी से बंगाल का इतिहास, आधुनिक बंगाल का इतिहास की शुरुआत होती है। तो अब हम जानते हैं कि मुगल शासन के अधीन बंगाल कैसा था। सबसे पहले बैकग्राउंड को जानना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज आए तब से, ठीक है, आधुनिक बंगाल के बारे में हमें पढ़ना है, पर थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। देखो, मुगल काल के अधीन बंगाल 16वीं से 17वीं शताब्दी आधुनिक बंगाल का टाइम था, यानी आधुनिक समय था, ये आधुनिक काल था। क्योंकि इस टाइम औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब से हम आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से हम क्या मानते हैं, हम मॉडर्न टाइम पीरियड मानते हैं। तो बंगाल पर शासन मुगल सम्राट जैसे अकबर, औरंगजेब के अधीन था इससे पहले, ठीक है। तो प्रशासन सूबेदार द्वारा चलाया जाता था जब अकबर और औरंगजेब थे, पर जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई फिर उसके बाद अलग हो गया। तो पहले हम अकबर और औरंगजेब का थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं, ठीक है। जिसमें मुख्य विशेषता थी बंगाल में कि जो सूबेदार थे वो वहाँ की बंगाल की सुदृढ़ व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था, जमा प्रणाली, जमींदार की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, जमींदारी प्रणाली होती थी, है ना, कृषि का विस्तार हुआ, धान की खेती, तो बहुत ज्यादा कह सकते हो धनी था बंगाल, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंगाल। तो एग्रियन एक्सपेंशन एंड मोनेटाइजेशन, यानी कृषि विस्तार और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था, ये सब बंगाल में फैल चुकी थी। मतलब बंगाल सबसे पहले कह सकते हो मॉडर्निटी जिसमें आई वो बंगाल ही था, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंड सोसाइटी की बात करें, यानी बंगाल की अर्थव्यवस्था और समाज कैसी थी, तो बंगाल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, निर्यात उन्मुख थी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। मतलब कि सूती वस्त्र, रेशम और सॉल्पीटर, ये सब क्या है, एक्सपोर्ट होते थे, मतलब विदेश में जाते थे। बंगाल में ये सब बनते थे, उगते थे, ठीक है, उगाते थे, बनाते थे और इसको विदेशों में एक्सपोर्ट करते थे। तो बंगाल के पास सबसे ज्यादा कह सकते हो कि विदेशी पैसा था, यानी धनी था बंगाल। बंगाल में समाज की बात करें, सोसाइटी कैसी थी, तो समाज देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपके लिए हायरार्की के लिए एक वो लगा रखा है, ठीक है, पोस्टर, जिसमें देख सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे ऊपर होता था, क्योंकि जब प्लासी का युद्ध हुआ था सबसे पहली बार, प्लासी के युद्ध में 1857 में जब प्लासी का जब युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल को अधीन हो गया था किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको रूल कर रही थी, फिर जमींदार आते थे, फिर किसान आते थे। तो किसान सबसे नीचे आते थे, किसान, कारीगर, व्यापारी, है ना, ग्रामीण, बाजार, हाट, इन सब का बंगाल में विकास हुआ था। कृषि का व्यापारीकरण हुआ था, यानी जो भी कृषि, जैसे नील उगाया जाता था, और भी जैसे कि चाय उगाई जाती थी और तंबाकू उगाया जाता था, बहुत सारी ऐसी चीज थी, सूती वस्त्र जैसे मैंने बोला, तो इन सब को उगाया जाता था और इसका व्यापारीकरण किया जाता था वैश्विक तौर पे, यानी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था माल बाहर। तो क्षेत्रीय स्वच्छता का उदय कैसे हुआ, 18वीं शताब्दी में हुआ।
यानी जब औरंगजेब मर जाता है। अभी तक तो बंगाल व्यापार तो कर रहा था पर अभी भी मुगल के अधीन में था। पर 1707 में जैसे ही अ, मरता है औरंगजेब, आपको पता है 18वीं शताब्दी क्या होती है? 18वीं शताब्दी का मतलब होता है 1700 से लेके 1799 का टाइम पीरियड, ठीक है, 99, 1799, इसको हम कहते हैं 18वीं शताब्दी, ठीक है। तो इसी में 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और मुगल सत्ता बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उस समय प्रमुख नवाब था बंगाल का मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो है वो राजस्व सुधार किए थे उसने बंगाल में। उसने अपनी राजधानी को भी चेंज करा था और बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था और मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाई थी। अली वर्दी खान जो है वो मराठा आक्रमण जो हुआ था उसका भी उन्होंने सामना किया था। जब मराठाओं ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद आक्रमण किया था बंगाल पे, ये देखो बंगाल ये रहा है ना, बंगाल पे आक्रमण किया था तो रोका था किसने? अली वर्दी खान ने। तो क्षेत्र राज्य का निर्माण किया था और स्वतः शक्ति प्राप्त की थी, क्योंकि औरंगजेब मर गया उसके बाद जितने भी शासक थे वो इतने मजबूत नहीं थे। तो जो सूबेदार होते थे ना ये लोग, ये अली वर्दी खां वगैरह सूबेदार थे, पर इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ा ली, क्योंकि जब कोई केंद्र में शक्तिशाली नहीं रहता तो फिर छोटी छोटी शक्तियां जो है वो भरने लगती है। तो इस समय क्या हो रहा था, इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी विशेषकर जो कंपनियां थी ये नवाबों के साथ क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, कहीं ना कहीं ट्रेड के लिए आ रही थी बंगाल। और इनके बीच में क्या चल रहा था, एक दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, युद्ध कह सकते हो। तो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें हम तो ट्रेड, पॉलिटिकल पावर, ट्रांजिशन दोनों हो रहा था 18 सेंचुरी में बंगाल में। ट्रेड कैसे हो रहा था, मैंने बताया, इस सारी कंपनियां आ रही हैं, है ना, और ये सारी कंपनी सूती वस्त्र, नीली चावल ये सब क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है अपने इधर ले जा रही है। तो बंगाल एक धनी है ट्रेड के तौर पे, ठीक है। और वहां पे बंगाल की खाड़ी के पास है तो कह सकते हो कि बहुत ज्यादा पोर्ट भी है उसके पास। और पॉलिटिकल पावर ट्रांजिशन इसलिए हो रहा था क्योंकि 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हुई और अली वर्दी जो खां था वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्वतंत्र मानना चाह रहा था, पर अभी हुआ नहीं था। अब देखो क्या होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, संकट और उपनिवेशवाद। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में प्लासी का युद्ध जीत जाती है, फिर उसके बाद उपनिवेशवाद कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच संघर्ष हुआ था जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। बैटल ऑफ प्लासी जो है, प्लासी का युद्ध ये 1857 में हुआ था और बैटल ऑफ बक्सर जो है ये कब हुआ था, 65 में हुआ था। वैश्विक शासन का आर्थिक प्रभाव क्या रहा कि जमींदारी सिस्टम हमें देखने को मिली जिसमें टैक्स कौन वसूलता था, जो बिचौलिए होते थे यानी जमींदार, वो क्या करते थे, ब्रिटिश जमींदारों को एक एरिया दे देते थे, वहां से वो लोग किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे और उस टैक्स को वो जमींदारों के माध्यम से लेते थे, डायरेक्ट नहीं लेते थे वो किसानों से। तो ऐसे जमींदार जो है वो किसानों का शोषण भी करता था। धन का अफवाह, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो क्या कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को एक कच्चे माल का एक बाजार बना लिया था और एक बेचने का भी बाजार, यहाँ से वो कच्चे माल ले जाती थी और ब्रिटिश में बनाती थी और वापस उसको भारत में बेच देती थी। तो यहाँ भारत का जो धन है, वेल्थ है, उसको क्या है वो बाहर ले जा रही थी। तो कुटीर उद्योग का पतन हो रहा था, इससे किसानों का शोषण हो रहा था और बंगाल में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा फेमेन हो रहा था, ठीक है। तो कॉलोनियल अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इतिहास लेखन जो है उसकी दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट है बंगाल की हिस्ट्री। देखो ये इंट्रोडक्शन में ही मैं बता रही हूँ आपको, जो आपका सब्जेक्ट नेम है, आपका यूनिट अभी आएगा आगे, ठीक है। तो मुख्य बहस क्या है कि अब बंगाल पहले से पतन की ओर था या अंग्रेज ने इसे कमजोर किया। मतलब मुगल काल में हम देख रहे थे, जब मैं शुरू में आपको पढ़ाया मैंने कहा बहुत ज्यादा समृद्ध था, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, तो क्या अंग्रेजों ने इसे बंगाल को कमजोर कर दिया या बंगाल कमजोर हो ही रहा था पहले से ही, धीरे धीरे, मतलब खोखला था अंदर से। तो विभिन्न दृष्टिकोण अलग अलग कहते हैं। औपनिवेशिक इतिहासकार की बात करूं, जो विदेशी इतिहासकार है, औपनिवेश काल के इतिहासकार है, अंग्रेजी इतिहासकार, वो अंग्रेजी शासन को सही ठहराते हैं और कहते हैं वो आए और उन्होंने यहाँ पे व्यापार करा, यहाँ के लोग को सभ्य बनाया। वही राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों का दोष देते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल को तबाह कर दिया। वहीं आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि आर्थिक संरचना पर ध्यान देते हैं और कहते हैं कि पहले की अर्थव्यवस्था और अभी की अर्थव्यवस्था में क्या फर्क है, कैसे क्राइसिस वगैरह आई और बंगाल का पतन हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, मैंने आपके लिए लगा रखा, पीडीएफ लोगे तो इसको अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन्स की बात करें, क्षेत्र की अवधारणा क्या होती है, तो क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र में क्या होता है, केवल भौगोलिक सीमा ही नहीं होती क्षेत्र, मान लो बंगाल से, बंगाल की भौगोलिक सीमा ही नहीं होती, बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक निर्माण होता है इसमें, यानी सोशल एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट होता है। क्षेत्र की विशेषता क्या होती है, एक तो भौगोलिक एकता होती है, उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग एक क्षेत्र के होंगे, है ना, एक यूनिटी के होंगे। सांस्कृतिक समानता होती है, वो सब एक ही सांस्कृतिक कल्चर को
फॉलो करते होंगे, और आर्थिक गतिविधि उसमें एक जैसी होती होगी, ठीक है, पैटर्न उनका होगा, भाषा उनकी एक जैसी हो सकती है और परंपरा एक जैसी हो सकती है। जैसे कि बंगाल, दक्कन और पंजाबी, ये सब क्या है, एक एक क्षेत्र है, तो सबकी अलग अलग भाषा है, सबकी अलग, तो दक्कन की द्रविड़ है, पंजाब की पंजाबी है, बंगाल की अलग भाषा, तो ये लोग अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी आर्थिक गतिविधि और अपने भौगोलिक स्थान, इन सबसे जुड़े होते हैं, एक यूनिटी होती है, उसको हम क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ रीजनल हिस्ट्री की बात करें कि क्षेत्रीय इतिहास का विकास कैसे हुआ, तो औपनिवेशिक इतिहास लेखन की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। किसने बांटा? ब्रिटिश इतिहासकार ने। हिंदू काल किसे कहा? जो हमारा प्राचीन इतिहास था। फिर मध्यकालीन इतिहास को मुस्लिम काल कहा, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल का शासन आया, और तीसरे काल को उन्होंने ब्रिटिश काल कहा। उद्देश्य क्या था औपनिवेशिक इतिहासकार का, यानी जो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी करने वाले जो लोग थे, हिस्टोरियंस थे, जो कि अंग्रेज थे, उनका उद्देश्य यह था कि अपने शासन को सही दिखाना है अपने इतिहास में। उनकी विशेषता ये रही है कि उन्होंने राजनीतिक घटनाओं पर जोर दिया है, राजा और युद्धों का वर्णन सबको बताया है। कमियां क्या है उनकी पुस्तक में या उनके इतिहास लेखन में कि क्षेत्रीय विविधता की अनदेखी कर दी गई है, क्षेत्रीय इतिहास के बारे में नहीं बताया गया, भारतीय समाज की गलत छवि ली गई है बर्बर और असभ्य तरीके से। तो निष्कर्ष में क्या कहेंगे कि औपनिवेशिक इतिहास ने क्षेत्रीय इतिहास को महत्व नहीं दिया है, बल्कि एक राजा या पॉलिटिकल इतिहास को महत्व दिया है। वही नेशनल हिस्टोग्राफी क्या लिखते हैं क्षेत्र इतिहास पे, यानी राष्ट्रवादी के नजरिए से देखिए अगर क्षेत्र इतिहास को, तो ये अपने औपनिवेशिक दृष्टिकोण के विरुद्ध विकसित हुआ था। प्रमुख इतिहासकार आर.सी. मजूमदार और जादूनाथ सरकार जो है वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के सपोर्टर माने जाते हैं, उन्होंने इसी पे लिखा है। विशेषता क्या है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की कि भारत की एकता पर जोर देते हैं राष्ट्रवादी लोग, और गौरवशाली अतीत, जो अतीत में घटित हुई है गौरवशाली घटनाएं, जैसे गुप्ता काल, मौर्य काल, इन सबका गुणगान करते हैं। सीमा क्या होती है? क्षेत्रीय विविधता की उपेक्षा कर देते हैं। ये भी क्या करते हैं, क्षेत्र जो इतिहास है उस इतिहास को गुम कर देते हैं और राष्ट्रीय एकता को ज्यादा महत्व देते हैं। तो राष्ट्रवादी इतिहास भी कह सकते हो कि क्षेत्रीय इतिहास इतना नहीं लिख पाते हैं। वैसे ही मार्क्सवादी इतिहास की बात करें, मार्क्सवादी इतिहास लेखन की, तो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी भी, जैसे कि उसकी एग्जांपल दूं तो डी.डी. कौशाम्बी, आर.एस. शर्मा, इन्होंने मार्क्सवादी नजरिए से इतिहास लेखन लिखा है। इनकी विशेषता क्या होती है मार्क्सवादी की? आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, क्लास स्ट्रक्चर, लैंड सिस्टम, इन सब के बेस पे इतिहास को लिखते हैं। इनका योगदान अलग अलग क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्षेत्र को समझने में भी मदद मिलती है। तो क्षेत्र को समझने में मदद किससे मिल सकती है? हमें मार्क्सवादी इतिहास लेखन से। तो उदाहरण के तौर पर बंगाल में कृषि प्रणाली, दक्षिण भारत की भूमि संबंध प्रणाली, तो हम किसी क्षेत्र का पर्टिकुलर, हम एक प्रणाली, एक सिस्टम हम पढ़ सकते हैं। तो क्षेत्रीय इतिहास में महत्व कौन देता है? मार्क्सवादी। मार्क्सवादी इतिहास ने क्षेत्रीय इतिहास को वैज्ञानिक आधार देने का काम किया है। वही सबाल्टर्न इतिहास लेखन की भी बात करें, सबाल्टर्न जो हिस्टोग्राफी है वो भी क्या है, उसके अगर सपोर्टर की बात करें, रंजीत गुहा, शाहिद अमीन, ये क्या है, सबाल्टर्न इतिहास लेखन लिखते हैं। इनकी विशेषता सबाल्टर्नों की क्या होती है कि निम्न वर्ग, जैसे पीजेंट्स, ट्राइबल्स, वुमेन्स, ऐसे वर्ग जिनका इतिहास में नाम गुमनाम कर दिया गया, उसको दोबारा लिख, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, जो हिस्ट्री के परे हैं, जिनको रखा गया है पारंपरिक इतिहास लेखन में, यानी ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी में, उसको क्या करते हैं, ये रीराइट करते हैं और दोबारा लिखने का प्रयास करते हैं। तो योगदान क्या है इनका सबाल्टर्नों का कि स्थानीय आंदोलनों का अध्ययन करते हैं, ये क्षेत्रीय स्तर पर जनसंघर्ष को दिखाते हैं। बिल्कुल, तो क्षेत्रीय इतिहास को जानने में सबाल्टर्न हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम क्षेत्रीय इतिहास को एक नई दिशा देते हैं। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न अप्रोचेस की बात करें, मॉडर्न अप्रोचेस की जो इतिहास लेखन है, इसमें शामिल होता है पर्यावरण इतिहास, लिंग अध्ययन, संस्कृति इतिहास। तो इसमें क्या है, इसकी क्या विशेषता है? बहुविषयक दृष्टिकोण इसमें होता है और एक गतिशील इकाई मानी जाती है, जिससे हम क्षेत्रीय इतिहास भी पढ़ते हैं। तो क्षेत्र इतिहास का महत्व क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र में विविधता को समझा जा सकता है, क्षेत्र इतिहास से अंडरस्टैंड किया जा सकता है डाइवर्सिटी को। भारत में विभिन्न अलग अलग क्या है क्षेत्र हैं, देख सकते हो मैप मैंने लगा रखा है, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग खान पान है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग कपड़े हैं, सब अलग अलग है। तो क्षेत्र इतिहास हम जान सकते हैं, विविधताओं को समझ सकते हैं इससे। इसमें क्या करते हैं हम? सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, यानी माइक्रो स्टडी करते हैं, गांव स्तर पर अध्ययन, स्थानीय समाज की समझ मिलती है, जैसे कि मथुरा, अवध, ब्रज, इससे क्या है हमें एक एक गांव की समझ मिलती है। राष्ट्रीय इतिहास को संतुलित करना, एक ही कहानी को चुनौती देना बार बार अलग अलग नजरिए से, और आर्थिक संरचना को, कृषि, व्यापार, इन सबको क्षेत्र के नजरियों से समझने में मदद करता है। वहीं रीजनल हिस्ट्री और नेशनल हिस्ट्री में क्या फर्क है क्षेत्रीय इतिहास और राष्ट्रीय इतिहास में, कि जो क्षेत्र जो इतिहास है वो एक स्थान का होता है, जैसे कि ब्रज का हो गया, अवध का हो गया, बंगाल का हो गया, बिहार का हो गया, है ना। वहीं राष्ट्रीय इतिहास व्यापक होता है, पूरे देश का होता है। वहीं क्षेत्र इतिहास सूक्ष्म तौर पर लिखा जाता है किसी पर्टिकुलर छोटे क्षेत्र पे। वहीं राष्ट्रीय इतिहास एक जैसा सामान्य होता है। क्षेत्र इतिहास का उद्देश्य होता है विविधता को दिखाना, जो अलग अलग विविधता है हमारे भारत में, उन सभी के क्षेत्र इतिहास लिख के सबकी डाइवर्सिटी को दिखाना। वही राष्ट्रीय इतिहास का मतलब होता है एकता दिखाना। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स की बात करें रीजनल हिस्ट्री ऑफ बंगाल की,
बंगाल का क्षेत्र इतिहास की, तो बंगाल के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि समृद्ध अर्थव्यवस्था थी बंगाल में, बंगाल व्यापार का एक केंद्र रहा है और राजनीतिक परिवर्तन भी बंगाल में होते रहे। इससे स्पष्ट होता है कि हर क्षेत्र का इतिहास अलग अलग होता है। हमें देखते हैं कि वहाँ बंगाल में बहुत ज्यादा सूती वस्त्र कपड़े बिकते हैं जो कि विदेशों तक एक्सपोर्ट होते हैं। और हमें क्या देखने को मिल रहा था, व्यापारिक केंद्र था बंगाल, क्योंकि बंगाल क्या है, एक बंगाल की खाड़ी पे है ना, डेल्टा पे है, जिससे क्या है समुद्र से पोर्ट से व्यापार करना इजी हो जाता है। राजनीतिक परिवर्तन भी बंगाल देख रहा था, जैसे मुगल का पतन हो रहा था तो ये अपनी क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर बंगाल उभर रहे थे नवाबों के साथ, बंगाल के नवाब, और उसको हटाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फिर एक बार परिवर्तन होता है सत्ता का, तो ये सब बंगाल देख रहा होता है। तो क्षेत्रीय इतिहास हमें बंगाल का पता लगता है। इतिहास लेखन में प्रमुख बहसें क्या है कि क्या क्षेत्र स्थिर होते हैं, तो नहीं, ये बदलते रहते हैं। क्षेत्र कभी भी स्थिर नहीं होता। जो एक क्षेत्र है, क्षेत्र का इतिहास है, वो हमेशा बदलते रहता है। क्या राष्ट्रीय इतिहास पर्याप्त होता है? नहीं, क्षेत्र इतिहास बहुत ज्यादा आवश्यक है। सिर्फ भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो हम भारत को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भारत में अलग अलग विविधता वाले लोग रहते हैं। उन सभी के हिस्ट्री, उन सभी की भाषा, उन सभी के कल्चर, उन सभी के इतिहास को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है उनके विकास के लिए। तो किसका इतिहास पहले लिखा जाता था? तो पहले शासकों का इतिहास लिखा जाता था, और अब क्या किसका इतिहास लिखा जाता है? अब मानवों, जनता का इतिहास लिखा जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो क्षेत्रीय इतिहास क्या करता है? क्षेत्रीय इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है कि भारत जो है वो केवल एक देश नहीं है, बल्कि अनेक क्षेत्रों का समूह है। इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण ने हमें ये दिखाया है कि इतिहास समय के साथ क्या है, बदलता है और नई व्याख्या को लाता है। तो क्षेत्रीय इतिहास क्या करता है? भारत की ऐतिहासिक विविधता को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो कि इतिहास को एक बहुआयामी आयाम देता है। तो बंगाल हिस्ट्री ऑफ, जब हम बंगाल पढ़ते हैं तो एक रीजन है बंगाल, बंगाल की संस्कृति कैसी थी, बंगाल का कल्चर कैसा था, बंगाल का धर्म कैसा था, बंगाल में कैसे राजनीतिक परिवर्तन हुए, बंगाल में कौन कौन से युद्ध हुए, बंगाल में क्या क्या खाया जाता है, व्यापार के दृष्टिकोण से कैसे था, पूरे भारत के दृष्टिकोण से बंगाल कैसा था, तो यही सब हमारा जो यूनिट फर्स्ट है इसमें है। आई होप आपको यूनिट फर्स्ट समझ आ गया हो। बाकी आगे की यूनिट में मैं और डिटेल से समझाऊंगी। इसमें आपको बस यही जानना था कि रीजनल जो हिस्ट्री है वो होती क्या है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने कॉलेज दोस्तों ग्रुप्सों में शेयर कीजिए, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो हमने जान लिया हिस्ट्री ऑफ रीजन्स क्या है। अभी बंगाल की यूनिट फर्स्ट में बात नहीं की गई थी, बट हमारा सब्जेक्ट बंगाल से रिलेटेड था, इसमें आपको बंगाल अभी कम पढ़ने को मिला। आगे की यूनिट में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम रीजनल को जान रहे थे, क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, और एज अ क्षेत्र के रूप में मैंने आपको बंगाल का भी एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट में बंगाल ही पढ़ना है। तो धन्यवाद।